हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अरमान कार से बाहर निकलता है और कार के बोनेट को उठाकर देखता है तो कार से धुआं बुरी तरह बाहर निकलने लगता है। कार का इंजन सच में बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। कनिका कार के अंदर बैठे अरमान को देख रही थी और बाहर अंधेरे को भी वो नोटिस कर रही थी। इतनी डरावनी जगह उसने पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो दोनों किस जगह पर हैं। ये कितनी डरावनी जगह है। मैं हमेशा सोचती थी कि राजस्थान में सिर्फ रेत होगी, लेकिन इतना हरा भरा जंगल और इतनी डरावनी जगह भी यहाँ हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये कौन सा गांव है? क्या इसके बारे में गूगल पर कुछ होगा? मैंने आज से पहले तो कभी इस गांव का नाम नहीं सुना है। ये कहते हुए कनिका ने अपना मोबाइल उठाया और गूगल पर गांव का नाम उदयपुर डालकर सर्च करने लगी। इस गांव ने अपने ही गांव के लोगों को रातों रात खत्म कर दिया। कहा जाता है कि ये गांव बिल्कुल सुनसान और वीरान है। इस गांव में कोई भी नहीं रहता। ये गांव 50। कनिका इतने ही पढ़ पाई थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो सामने खिड़की पर अरमान खड़ा था और उसके हाथ में भी कनिका का मोबाइल था। कनिका ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखी और इससे पहले उससे कनिका कुछ कहती, अरमान बोला, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल चाहिए? कार ख़राब हो चुकी है, इसे रिपेयर कराने भेजना होगा। मैं महल से दूसरी कार मंगवा लेता हूँ। रात भी बहुत हो रही है, हमें जल्दी महल पहुँचना होगा। अरमान ने कनिका की आंखों में देखते हुए बोला। कनिका अरमान की बात सुनकर बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसने कुछ नहीं कहा। अरमान ने कनिका का मोबाइल लिया और किसी को कॉल करते हुए वापस कार के इंजन की तरफ आ गया। अरमान ने मोबाइल को अपने कान से लगाया हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा है। वही कार में बैठी कनिका उस गांव के बारे में जो उसने मोबाइल में थोड़ा सा पढ़ी थी उसके बारे में सोच रही थी। क्या हो सकता है जो मैंने अभी पढ़ा? क्या सच में ये इसी जालोर की बात हो रही है या फिर कोई और भी है? पर मैंने तो राजस्थान वाला जालोर सर्च किया था, क्या पता कुछ भी हो सकता है। पर उसमें आगे क्या लिखा था कुछ समझ नहीं आया। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये बातें सच हो सकती है। कोई गांव अपने ही लोगों को कैसे मार सकता है? ये कहते हुए कनिका ने अपना सिर झटक देती है। वहीं सामने खड़ा अरमान, जो कि मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, उसकी आँखियाँ कनिका पर भी थी। वो कनिका को बड़े ही गौर से देख रहा था, जैसे न जाने कनिका में क्या देख रहा है। उसने कनिका के मोबाइल को कान से हटाया तो उसका मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। कनिका का ध्यान इस वक्त अरमान पर नहीं था, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अरमान ने एक नज़र कनिका की तरफ देखा, फिर उसके मोबाइल को अपने हाथों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए अचानक उस बड़े से पत्थर पर उस मोबाइल को गिरा देता है। मोबाइल के गिरने की आवाज़ जब कनिका के कानों में जाती है तो कनिका तुरंत ही कार से निकलकर बाहर आती है। वहीं मोबाइल गिरते ही टुकड़ों में टूट गया था। वहीं टूटे हुए मोबाइल के टुकड़े देखकर अरमान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल जाती है। कनिका मोबाइल टूटने की आवाज़ पर कार से बाहर निकलकर आती है। नीचे ज़मीन पर उसके मोबाइल के टुकड़े बिखरे हुए थे। वो अरमान के चेहरे की तरफ देखने लगती है। अरमान एक नज़र मोबाइल के टूटे हुए टुकड़ों पर डालता है, फिर कनिका की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी, अचानक हाथ से छूट कर गिर गया। कनिका अरमान के पास आकर मोबाइल के टुकड़ों को उठाकर उन्हें देखने लगती है। उसे याद आने लगता है जब उसके बर्थडे पर सुभाष जी ने उसे वो मोबाइल गिफ्ट किया था और आज दोबारा अरमान के हाथों से उसके डैड की एक और निशानी उससे दूर हो गई थी। कनिका के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं तुम्हें दूसरा फ़ोन दिलवा दूंगा। कनिका अरमान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खरीद लूँगी। आपके एहसान की आदत नहीं है मुझे। कनिका ने नाक सिकोड़ते हुए बोली, एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैंने नुकसान किया है, बस उसकी भरपाई कर दूंगा। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, किस किस नुकसान की भरपाई करेंगे आप? यह कहते हुए कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर अरमान की तरफ देखा।
कनिका की बातों में टोंट वाले एक्सप्रेशन थे। वो अरमान की आंखों में देखकर जैसे सवाल कर रही थी। कनिका की नजरों में नफरत को अरमान जब सह नहीं पाया तो उसने अपनी नजरें कनिका के चेहरे से हटा ली। मैंने तुम्हें कार से बाहर आने से मना किया था ना? अरमान कुछ गुस्से से कनिका से बोला। कनिका ने अपने मोबाइल को मुट्ठी में कसकर बंद की हुई थी। कनिका चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ जाती है, अपने मोबाइल को वापस जोड़ने लगती है। मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन की तरफ था। उसने दोबारा अरमान की तरफ नहीं देखी। वो अपने मोबाइल को तो जैसे तैसे जोड़ देती है, पर वो ऑन नहीं हो रहा था। करीब काफ़ी मशक्क़त 15 मिनट बाद जब उसने अपने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखी तो अरमान उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मिस्टर मल्होत्रा, ये राक्षस कहाँ गया? कनिका अपने आप से बोली। जब वो कार से बाहर की तरफ देखती है तो बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। ऊपर से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था और कार की सिर्फ फ्लैश लाइट जल रही थी। कनिका कुछ देर तक तो चुपचाप अंदर बैठी रही और आसपास नज़र दौड़ाकर अरमान को देखने लगती है, पर जब उसे कहीं भी अरमान दिखाई नहीं देता तो उसका दिल बहुत ज़ोरों से घबराने लगता है। आसपास से बेहद अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। जंगल के बीच इस तरह कार खराब होना और अरमान का अचानक से गायब हो जाना कनिका को बहुत वियर्ड लग रहा था। कनिका कार से बाहर निकलती है और आसपास देखते हुए अरमान को आवाज़ लगाने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा, आप कहाँ हैं? मिस्टर मल्होत्रा, कनिका ने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाते हुए कहा। उसने नोटिस किया कि उसकी कार जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, जहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ थे और वो पेड़ काफ़ी ऊंचे और डरावने भी लग रहे थे। वहीं उस जंगल को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस जंगल में कोई जानवर भी रहता है, पर जंगल से जो आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें कनिका जानवरों की आवाज़ ही समझ रही थी। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? जाने से पहले मुझे एक बार बताकर भी नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? मिस्टर मल्होत्रा, अच्छा मुझसे चाहते क्या हैं और मुझसे किस बात का बदला निकाल रहे हैं? अगर इन्हें मुझे मारना ही था तो दिल्ली में ही मार देते। ऐसी जगह पर लाकर छोड़कर जाने की क्या मतलब है? बाकी सब लोग तो दूसरे रास्ते से गए थे, ये मुझे जानबूझकर ऐसे रास्ते से लेकर आए हैं और शायद इन्होंने जानबूझकर अपनी कार को ख़राब किया है। कनिका अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए ये सब बोल रही थी। कनिका खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसे जंगल के भीतर से एक जोरदार चीज की आवाज़ आती है। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि कनिका का दिल धक धक की आवाज़ से ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसकी धड़कन वो आसानी से सुन सकती थी। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पूरे जंगल में वो आवाज़ गूंजने लगती है। ये आवाज़ तो मिस्टर मल्होत्रा की है। कनिका ने अपने सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसकी धड़कनें बेहद तेज चल रही थी, जिन्हें वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ठीक तो होंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन्हें? कनिका ने अटकते हुए बोली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है। कनिका ने तुरंत कार में रखी हुई टॉर्च उठाई और जिस तरफ से आवाज़ आई थी उस तरफ बढ़ जाती है। वो आवाज़ जंगल में काफ़ी आगे से आई थी। कनिका जब चल रही थी तो उसके फुट स्टेप की आवाज़ पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसकी सांसों की आवाज़ भी आसानी से महसूस की जा सकती थी। मिस्टर मल्होत्रा कहाँ हैं आप? कनिका अरमान को आवाज़ देते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगी। जंगल अंदर से और भी ज़्यादा घना और डरावना था। कुछ देर बाद कनिका को कुछ अजीब सी गंध अपने आसपास आने लगती है और साथ ही उसे ये भी एहसास होने लगता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। कनिका किसी और के फुट स्टेप भी अपने साथ महसूस कर रही थी, पर वो कौन था कनिका नहीं जानती थी। वो कोई था भी या सिर्फ उसका वहम था। कनिका को जब वो फुट स्टेप अपने बहुत करीब से महसूस होने लगे तो वो अचानक ही रुक गई। फुट स्टेप की आवाज़ अब अचानक शांत हो गई थी। कनिका को बेहद अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से पूरा पानी सूख गया है। गला बिल्कुल प्यासा हो चुका था।
चारों तरफ भयानक अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी ही थी जो कनिका को उस जंगल में रास्ता दिखा रही थी, वरना अब तक तो शायद कनिका उस जंगल में खो चुकी होती। कनिका को एक अजीब गंध के साथ किसी की आवाज़ अपने कानों के पास सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत धीमी थी और बिल्कुल किसी हल्की फुसफुसाहट की तरह थी। एक हवा का ठंडा झोंका भी उसके गर्दन को छूकर निकल गया। ये आवाज़ सुनकर कनिका को लगा जैसे कि अरमान उसके साथ मजाक कर रहा है। वो बेहद गुस्से से पलटते हुए पीछे की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, ये क्या है? आपको मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। और आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? कनिका ने इतना ही बोल पाई थी और सामने की तरफ टॉर्च की रोशनी करते हुए देखी तो सामने कोई भी नहीं था। सामने अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और वही लंबे पेड़ और बहुत डरावने पेड़ वहाँ दिखाई दे रहे थे। उस जंगल में जो पेड़ थे, आज तक कनिका ऐसा पेड़ कहीं नहीं देखी थी। कनिका को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। इस पर कनिका और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और खुद से बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये जो अभी आवाज़ मैंने किसी की बात सुनी थी, वो कौन था? वो मिस्टर मल्होत्रा मेरे साथ मजाक नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और वो हैं कहाँ? क्या उन्हीं की मुझे डराने की कोई चाल है? पर वो दिख नहीं रहे। कनिका अब बेहद डरने लगी थी। उसका चेहरा डर के मारे लाल हो गया था। कनिका अभी उस जगह पर खड़ी होकर अपने चारों तरफ टॉर्च घुमाते हुए अरमान के बारे में सोच रही थी। तभी एक बार दोबारा उसकी गर्दन से ठंडा हवा का झोंका आकर गुजरा। इस बार उसे दोबारा से वही अजीब गंध आने लगती है। कनिका वही फुसफुसाहट भरी आवाज़ कनिका के कानों से टकराती है। कनिका इस बार दोबारा पलटकर देखती है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ थे? कनिका ने चैन की सांस भरते हुए बोली। सामने से रिटर्न में कोई भी आवाज़ नहीं आई। वहीं कनिका महसूस करती है कि किसी का हाथ उसके हाथों से रगड़ता है। वो हाथ ना होकर जैसे कोई कटीला चीज़ है। कनिका ने हाथ में जो टॉर्च पकड़ी हुई थी वो भी बार बार बंद होकर जल रही थी। ऐसा लगता है कोई बंद कर रहा हो। कनिका टॉर्च की तरफ देखते हुए बोली, लगता है ये टॉर्च भी बंद होने वाली है। हमें वापस कार के पास चलना चाहिए। मुझे ये जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा है और काफ़ी घना भी है। कहीं यहाँ पर खो गए तो वापस बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। पता नहीं कैसी जगह है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। और आप कहाँ चले गए थे? ये कहते हुए कनिका अपनी टॉर्च की तरफ देखकर उसे सही से चालू करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी कानों में दोबारा वही आवाज़, वापस चली जाओ यहाँ से, वो सिर्फ मेरा है, वो मेरे लिए है। तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मौत के सिवा कुछ नहीं पाओगी। चली जाओ यहाँ से और हमारे गांव मत आओ। चली जाओ यहाँ से। यह आवाज़ सुनकर कनिका के पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगी। ऊपर से लेकर नीचे तक कनिका का शरीर कांपने लगा था। वो आवाज़ सचमुच बेहद डरावनी थी। कनिका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को उठाकर सामने की तरफ करती है तो और जैसे ही उसने सामने देखा उसका दिल दहल गया। सामने कुछ अजीब ही एक औरत का सर, हाथ और धड़ भी हवा में लहरा रहा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और उसकी लंबी सी चोटी हवा में तैर रही थी। कनिका ने जब इस सीन को देखी तो उसकी आंखें डर से फैल गई। कनिका सामने की तरफ देखकर जोर से चिल्ला पड़ी, अरमान, वाइफी, तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरमान की आवाज़ कनिका के कानों में पड़ी तो कनिका ने अपनी आंखें खोलकर अपनी गर्दन घुमाई। बगल वाली सीट पर अरमान बैठा था। कनिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही अरमान ने अचानक ब्रेक लगाया था और वो हैरानी से कनिका को देख रहा था। कनिका अरमान को अपने सामने देखकर बिल्कुल हैरान थी। कनिका हैरानी से अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगती है। वहीं अरमान कनिका को सवालिया नज़रों से देख रहा था। कनिका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अरमान उसके सामने ही था। अरमान बड़ी हैरानी के साथ कनिका को देख रहा था। कनिका ने अपने आसपास चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखी तो वो इस वक्त कार में थी और कार एक हाईवे पर थी। रात के वक्त स्ट्रीट लाइट जल रही थी और वहाँ दूर दूर तक कहीं भी जंगल दिखाई नहीं दे रहा था। वाइफी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अरमान ने कनिका की फिक्र करते हुए कहा।
अरमान की आवाज़ सुनकर कनिका तुरंत अरमान के गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये पहली बार था कि कनिका ने अरमान को आगे होकर अपने गले से लगाई थी। अरमान कनिका के ऐसे बिहेवियर से पहले थोड़ा हैरान हो जाता है, पर कनिका को रोते हुए देखकर वो कनिका की पीठ पर अपने हाथ रखता है और अपना दूसरा हाथ कनिका के बालों पर रखते हुए बड़े ही प्यार से कनिका के सिर को सहलाने लगता है। वो एक औरत कनिका अरमान के सीने से अपना मुंह छिपाए हुए रोते हुए कहती है। वो इतना डर गई थी कि वो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। उसकी आवाज़ में डर अरमान साफ महसूस कर सकता था। माय लव, कौन सी औरत? क्या हुआ तुम्हें? शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, अरमान ने कहा तो कनिका नहीं बोलकर अरमान को और भी कसकर पकड़ लेती है। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। अगर आपको कहीं जाना था तो आपको मुझे बताकर जाना चाहिए था। इस तरह बिना बताए कौन गायब होता है, और वो भी ऐसे सुनसान जगह पर। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरमान के सीने से मुंह छिपाए कनिका रोते हुए ये सब बोल रही थी। कनिका को इस तरह रोता हुआ देखकर अरमान और भी परेशान हो जाता है। उसने कनिका को अपने सीने से लगाया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे सहलाने लगता है ताकि वो शांत हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा है, अरमान धीरे धीरे कनिका को समझाते हुए कह रहा था। कुछ देर बाद जब कनिका शांत हो गई तो अरमान ने कनिका से कहा, शायद तुम काफ़ी थक गई थी, इसलिए तुम सो गई और तुमने कोई डरावना सपना देख लिया जिस वजह से तुम इतना डर गई हो। कनिका ने अपने आप को संभाला और अरमान से दूर होते हुए अरमान की तरफ देखते हुए कहती है, पर वो कोई सपना नहीं था मिस्टर मल्होत्रा। मैंने सच में एक औरत को देखा, उसकी गर्दन नहीं थी और आप ही मुझे जंगल में छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे। मेरा मोबाइल भी टूट गया था, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। वो औरत मुझे कह रही थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं आपकी पत्नी बनने के काबिल नहीं हूँ। क्या? अरमान ने कनिका की बात सुनकर बड़ा शॉकिंग रिएक्शन देता है। कनिका अरमान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, वो मेरे कान के पास आकर बोल रही थी। कनिका की बात सुनकर कुछ पल के लिए अरमान खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। लगता है आजकल तुम हॉरर शो ज़्यादा देखने लगी हो, अरमान ने कनिका की तरफ देखते हुए बोला। कनिका अरमान की तरफ देख रही थी तो अरमान ने कनिका के पर्स से कनिका का मोबाइल निकालकर कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल ठीक है और तुम बस एक सपना देख रही थी। हम किसी जंगल में नहीं हैं, कुछ देर में हम हवेली पहुंच जाएंगे। कनिका ने अरमान की बात सुनी तो वो हैरानी से अपने मोबाइल की तरफ देखने लगी और फिर अरमान के चेहरे की तरफ। क्या सच में जो उसने देखा था वो महज एक सपना था या कोई हकीकत? आज से पहले तो कभी उसे ऐसा कोई सपना नहीं आया था, तो आज अचानक इतना अजीब सपना, और वो भी अरमान के लिए। और उसका मोबाइल कैसे सही हो सकता है? वो तो टूट गया था। जंगल से निकलकर वो हाईवे पर कब आई और अरमान उसके सामने बैठा था, तो आखिर क्या उसने जो देखा था वो सच में एक सपना ही था? कनिका अपने मन से इस तरह के न जाने कितने सवाल कर रही थी और कुछ के सवाल खुद ही दे रही थी। कनिका ने अरमान के हाथ से अपना मोबाइल ले ली और एकटक मोबाइल की तरफ देख रही थी। अरमान पानी की बोतल निकाली और कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम थोड़ी देर में हवेली पहुंच जाएंगे, तुम ज़्यादा सोचना बंद करो। वाइफी, तुमने जो देखा है वो सिर्फ एक सपना है, और मुझे लगता है कि तुम आजकल जितनी टेंशन ले रही हो उस हिसाब से तो तुम्हें ऐसे सपने ही आएंगे। फिलहाल पानी पी लो, गला सूख गया होगा तुम्हारा। कनिका ने अरमान के हाथ से पानी की बोतल ले ली। वहीं अरमान ने भी कार स्टार्ट कर दी। कनिका को अरमान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा था वो महज एक सपना था, पर फिर भी वो अपने साथ हुए उन वाक़यों या कह सकते हैं कि बुरे सपने को भूलने की कोशिश करते हुए खुद को नॉर्मल करने लगती है। कनिका ने अपनी नज़रें विंडो से बाहर की तरफ कर ली। अरमान ने एक नज़र कनिका के चेहरे की तरफ देखा, तभी उसके बाएं हाथ में एक कनिका के टूटे हुए मोबाइल का टुकड़ा आ जाता है।
अरमान ने उस मोबाइल के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो टुकड़े पाउडर में बदल जाते हैं तो अरमान अपने हाथ से उस पाउडर को वहीं कार में गिरा देता है। कार हाईवे से बाहर की तरफ निकल गई तो पीछे सड़क वापस जंगल में बदल जाती है। वही पीपल का पेड़ उस जंगल में वापस निकल आता है और उस पेड़ पर वही बिना सिर वाली औरत बैठी थी जो जाती हुई अरमान की कार को देख रही थी। पूरा जंगल वापस भयानक और डरावनी आवाज़ों से गूंजने लगा था और वो औरत भी उतनी ही डरावनी और ख़तरनाक लग रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस औरत की भयानक आवाज़ भारी फुसफुसाहट वहाँ सुनाई देने लगती है। कार सड़क पर चल रही थी। अरमान कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में कनिका के चेहरे को देख रहा था। कनिका अभी उस सपने में खोई हुई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि उसे बाहर अंधेरे में भी देखने में डर लग रहा था। अरमान ने कुछ देर बाद अपनी कार अचानक से रोकी। कार में ब्रेक लगते ही झटके से कनिका ने अरमान की तरफ देखी, फिर सामने की तरफ। अपनी नज़रें घुमाकर देखती है तो कनिका की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सामने एक बेहद खूबसूरत बंगला था। बंगला नहीं, शायद वो हवेली ही है। इतना बड़ा और खूबसूरत। हालांकि कनिका दिल्ली जैसे बड़े शहर में रही थी, लेकिन उसने कभी भी इतना शानदार हवेली नहीं देखी थी। हवेली की छत पर कुछ गार्ड्स चक्कर लगा रहे थे और हवेली की चारों तरफ भी काफ़ी सारे गार्ड्स थे, लेकिन उन सभी में एक कॉमन भारतीय की सभी में काम वालों के जैसे कपड़े पहने हुए थे। सिर पर उनके पगड़ी थी और धोती कुर्ता पहना हुआ था। महल ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। काफ़ी खूबसूरत फूल उस घर की दीवारों को सजाने में काम में लिए गए थे। अरमान की कार रुकी तो मेन डोर पर खड़े दो गार्ड्स ने हवेली के उस भारी भरकम दरवाजे को पूरी ताकत लगाकर खोला। दरवाज़ा ओपन होते ही अरमान अपनी कार लेकर महल के अंदर की तरफ आ जाता है। कनिका विंडो से आसपास के सारे नज़ारे को देख रही थी। ये बता पाना मुश्किल था, लेकिन सचमुच वो हवेली बहुत शानदार था और उतना ही शानदार वहाँ का गार्डन भी था। रात में लाइटिंग की रोशनी से वो गार्डन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं गार्डन के बीच में लगा हुआ एक बड़ा सा फाउंटेन, जिसमें से लगातार पानी बह रहा था। उस फाउंटेन के आसपास काफ़ी सारे बतखें भी तैर रहे थे और कुछ फाउंटेन में काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे। वहीं दरवाजे पर खड़ी एक औरत जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, अरमान की कार को देखते हुए वो दौड़ती हुई अंदर की तरफ भागी। साथ में वो आवाज़ भी दे रही थी, छोटे मालिक आ गए हैं और नई बहू भी पहुंच गई है मालकिन सा। उस औरत की आवाज़ में खुशी साफ जाहिर हो रही थी। पूरा घर अचानक से ही जैसे बोलने लगा था। चारों तरफ से हंसने मुस्कुराने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई राजा की बारात आने पर सभी लोग उस बारात को देखने के लिए बाहर आने लगते हैं। उसी तरह हवेली से भी सभी नौकर भी और घर के सदस्य बाहर निकलने लगे थे। कनिका ने जब उस हवेली की खूबसूरती को देखी तो वो अपने उस सपने को भूल चुकी थी। उसकी नज़रें अब अपने चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती पर थी। कनिका गार्डन को देखते हुए धीरे से बोली, वाह सो ब्यूटीफुल। अरमान ने कनिका के मुंह से जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, इस हवेली की सुंदरता का सिर्फ एक भाग है रानी सा। अभी तो आपने हमारी खूबसूरत दुनिया देखी ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं जब आप वो दुनिया देखेंगी तो आप इस बहरी दुनिया जहां आप इतने बरस से रही हैं उसे भूल जाएंगी। आप अब कनिका नहीं, हमारी इस हवेली की रानी सा हैं। ये हवेली आपके लिए है और शायद इस हवेली को हमेशा से ही आपका इंतज़ार था। जिस प्रकार आप हमारे दिल में एक रानी की भांति रहने लगी हैं, उसी प्रकार ये हवेली भी आपका दिल खोलकर आपका स्वागत कर रहा है। अरमान की ये मीठी सी बोली जब कनिका के कानों में पड़ी तो कनिका अरमान को बड़ी हैरानी से देखने लगती है। आज से पहले उसने कभी भी अरमान के मुँह से ऐसी भाषा नहीं सुनी थी। कनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो सुन रही थी वो सच में अरमान ही बोल रहा है। वही अरमान के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेहद खूबसूरत मुस्कान फैली हुई थी। आज वो मुस्कान और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अरमान इस वक्त बेहद कातिलाना लग रहा था। कनिका अरमान के चेहरे को देख रही थी। वही अरमान ने कनिका की टूटी को पकड़कर उसकी नज़रें सामने की तरफ घुमा दी। अभी वो दोनों कार में ही बैठे हुए थे। अरमान ने जैसे ही कनिका की गर्दन सामने की तरफ घुमाई तो
कनिका ने देखा कि उसके कार से बाहर की तरफ एक लाइन से काफ़ी सारी औरतें खड़ी थी जो शायद उस हवेली में काम करने वाली थी। वो सभी अपने हाथों में बड़ी बड़ी गुलाब की थालियाँ लेकर खड़ी थी जिसमें गुलाब के ढेर सारे फूल रखे हुए थे। वो गुलाब के फूलों को हवा में उछालते हुए पूरे रास्ते में फूल सजा रही थी। सामने दरवाजे के पास साक्षी जी, सुमित्रा जी, प्रियंका, मीरा, सुदर्शन जी खड़े हुए थे। प्रियंका के चेहरे पर हमेशा की तरह कनिका के लिए नफरत दिखाई दे रही थी, पर साथ ही एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान भी प्रियंका के चेहरे पर छाई हुई थी। वही बाकी सब मुस्कुराते हुए कनिका और अरमान को देख रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।